तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाली एक ऐसे परिवार की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। अक्सर हम सुनते आए हैं कि पारलौकिक शक्तियां या जादू टोने से किसी का भी परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस चीज को हम कभी अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, केवल लोगों की बातों पर ही यकीन करते हैं। या जब इंसान के खुद के अंदर ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी घटना उसके घर के अंदर घटती है, तब वह इन चीज़ों पर बिलीव करने लगता है। लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वह आपकी आंखें खोलने वाली है कि कैसे एक भरा पूरा परिवार एक गलत लाइन पर चलने की वजह से, उनके केवल एक बेटे की गलती की वजह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और बर्बाद भी ऐसा हुआ कि अब वह दोबारा अपनी पहले वाली स्थिति में आ ही नहीं सका और ना ही शायद कभी आ पाएगा। और अक्सर मैं आपको हमेशा ऐसी सलाह देते रहता हूं कि आप कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, और इसीलिए मैं आपको इन घटनाओं को सुनाते रहता हूं ताकि आप कभी जल्दबाजी में या गलती से कोई ऐसा फैसला ना ले जिसका खामियाजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। तो आज एक घर की एक बहू ने हमारे साथ यह पूरा हादसा शेयर किया है, और उसने बहुत ज़्यादा झेला भी है और बहुत कुछ खोया भी है। फिर ही उन्होंने हिम्मत करके हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर किया है, और मैं उनके दिल को सांत्वना देता हूं कि उन्होंने इतनी मुसीबत और इतने कष्ट झेलने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी, और आज उन सभी हादसों को भुलाकर कि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक सुनसान सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बना एक सफेद घेरा, जिसमें एक दीपक तेज रोशनी के साथ जल रहा है। आसपास काफी दुर्गंध फैली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का मांस जलाया गया हो। उस दीपक से दूर एक पत्थर के पास काली चादर ओढ़े एक व्यक्ति शांत बैठा था और दीपक को निहार रहा था। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वह बार बार उचक के मुख्य रास्ते की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। वो रात का तीसरा पहर था। उस व्यक्ति को जलता हुआ दीपक देखना था। उसे यह देखना था कि इस दीपक की लौ बुझ ना जाए। तभी काला कुर्ता पजामा पहने, सिर पर काले रंग की पगड़ी बांधे हुए एक आदमी लंबे लंबे कदमों से उसी दीपक की ओर आता है। यह देखते ही पत्थर के पास बैठा चादर ओढ़े आदमी जल्दी से उस आदमी के करीब जाता है और अपनी चादर हटाकर कहता है, अरे यार, तू कहाँ गया था? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे इस दीपक के पास बैठकर डर लग रहा था, इसलिए मैं दूर हट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। पगड़ी पहने हुए आदमी हंसते हुए कहता है, कहीं कोई चांडाल तो नहीं था? ये सुनते ही दूसरा व्यक्ति घबराकर इधर उधर देखता है और कहता है, यार चिराग, मुझे डरा मत, मैं तो जा रहा हूं यहां से। तेरा दीपक देखता रहा, ना लौ कम हुई और ना ही बुझी। यह बिल्कुल सुरक्षित है। वो काली पगड़ी वाला आदमी चिराग कहता है, ठीक है रंजन, ये ले अपने पैसे पकड़ और कल शाम के समय मुझे मंदिर के पीछे मिलना। ये सुनते ही डरा हुआ रंजन कहता है, अब मंदिर के पीछे क्यों, अब क्या काम है? चिराग कहता है, वो मैं कल ही बताऊंगा। अभी मुझे अपनी साधना की और भी तैयारी करनी है, मंत्रों का जाप पूरा करना है। मेरे पास समय नहीं है। इससे पहले कि सूरज निकले मुझे अपना काम पूरा करने दे। रंजन गुस्से वाला मुंह बनाता है और चुपचाप उस जगह से निकल जाता है। चिराग उस सफेद घेरे के चारों ओर जमीन पर 11 कीलें गाड़ देता है। उसके बाद वह खुद उस गोल घेरे के अंदर जाता है और जलते हुए दीपक को घेरे के बाहर रख देता है। फिर वह 101 बार मंत्र का जाप शुरू करता है। ओम नमो प्रतेश्वर एकम चांडालम मम सेवकम शीघ्रम कुरुते नमः। चिराग तब तक इस मंत्र का जाप करता है जब तक सूरज नहीं निकलता। जैसे ही सूरज की उपस्थिति होने लगती है, वैसे ही चिराग अपने मंत्रों का जाप रोक देता है। वह जलते हुए दीपक को भी बुझाकर अपने साथ ले जाता है। वह घर पहुंचता है और घर की डोरबेल बजाता है। अभी सूरज उग रहा था, इसलिए घर में अधिकतर लोग सो रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू चंचल उठ गई थी।
जैसे ही चंचल डोरबेल की आवाज सुनती है, भागकर दरवाजा खोलने जाती है। सामने देखती है तो चिराग खड़ा था। चिराग को देखकर चंचल के कदम अपने आप पीछे हो जाते हैं। चिराग एक नजर घर के अंदर घुमाता है और फिर चंचल के करीब आकर कहता है, तो भाभी उठ गई आप? लगता है मेरा ही इंतजार कर रही थी। चंचल गुस्से में कहती है, मुझसे ज्यादा फालतू बातें मत करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। चंचल को गुस्सा करते देख चिराग मुस्कुराते हुए चंचल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वाह भाभी वाह, कितने हक से मुझे डांट रही हो, तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है। चिराग का इस तरह से हाथ पकड़ना चंचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। चिराग भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। यह परिवार था सुनील मेघवंशी जी का, जो राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले थे। उनके घर में उनके 2 बच्चे थे, पहला रक्षित और दूसरा चिराग। सुनील मेघवंशी जी के दोनों पुत्र अलग अलग पत्नियों से थे। दरअसल जब रक्षित 13 साल का था तब सुनील मेघवंशी जी की पहली पत्नी राधा का देहांत हो गया था, इसीलिए उन्होंने दूसरा विवाह सोनम से कर लिया। वहीं दूसरी ओर सोनम भी एक विधवा थी, जिसके पास एक छोटा बेटा था, चिराग। जब सुनील मेघवंशी ने सोनम से विवाह किया था तो उन्होंने सोनम के बेटे चिराग को भी अपनाया था। रक्षित जितना सात्विक, संस्कारी और समझदार था, चिराग बिल्कुल उसके उलट था। वह तामसिक प्रवृत्ति वाला और गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था। उसकी प्रवृत्ति के पीछे उसकी माँ का ही हाथ था। माँ के लाड़ प्यार ने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा था, जिस वजह से वह अपने बड़ों का आदर करना भी भूल गया था। यहाँ तक कि वह अपने भाई रक्षित को अपना भाई मानता ही नहीं था। चिराग की माँ सोनम, जिसने कभी रक्षित और चिराग में फर्क तो नहीं किया, लेकिन हाँ, चिराग को लाड़ प्यार थोड़ा ज्यादा दिया। वह उसकी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालती रही और आज उसका नतीजा सोनम के सामने है। वो खुद भी अपने बेटे की हरकतों से परेशान रहती है। चिराग में लगभग सभी बुरी आदतें हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कियों को छेड़ना, माँ बाप का आदर न करना, जितने भी दुराचार हैं वे सभी चिराग के अंदर मौजूद है। सुनील मेघवंशी जी की अपनी सीमेंट बनाने की फैक्ट्री थी, जिसका आधा भार उनके बड़े बेटे रक्षित ने संभाल रखा था और इस वजह से वह अपने पापा की नज़रों में बहुत अच्छा भी था। न केवल पापा की नज़रों में, बल्कि अपनी पत्नी के लिए भी रक्षित बहुत अच्छा था। वह अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। चिराग ने बड़ी मुश्किल से केवल 12वीं की थी। उसके बाद न तो उसने पढ़ाई की और न ही कोई काम किया। उसके पिता ने उसे कई काम सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। सुनील मेघवंशी ने अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम बराबर की थी। अपने छोटे बेटे चिराग के लिए उन्होंने शहर में ही एक बड़ा प्लॉट खरीद रखा था। चिराग के बुरे काम इतने ज्यादा बढ़ते चले गए कि उसने अपने माँ बाप से बिना पूछे ही वह प्रॉपर्टी बेच दी थी और उससे जो भी पैसा आया वह जुए और अय्याशी में उड़ा दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब चिराग एक और प्रॉपर्टी बेचने जा रहा था। जैसे ही सुनील जी को चिराग की हरकतों के बारे में पता चला, उन्होंने गुस्से में चिराग को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। घर के झगड़ों की एक बड़ी वजह प्रॉपर्टी से बेदखल करना भी थी। आए दिन सड़कों पर झगड़ा करना चिराग के लिए आम होता जा रहा था। पिछले 3 महीने में कम से कम 5 बार पुलिस स्टेशन से चिराग की शिकायत भी आई थी। इन सब चीजों से सुनील और उनकी पत्नी सोनम बहुत परेशान थे। सुनील जी ने चिराग को प्रॉपर्टी से बेदखल तो कर दिया था, लेकिन फिर भी वह उसे अपने घर में जगह दिए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ सोनम की वजह से। सुनील जी के इस फैसले पर सोनम जी को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह चिराग सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ तो होती थी। आखिर चिराग उनका बेटा था। उन्होंने कभी चिराग के लिए ऐसी जिंदगी की कामना नहीं की थी। सुनील जी एक नामी और इज्जतदार व्यक्ति थे। ऐसे में चिराग का यह व्यवहार उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा था। लेकिन वह करते भी तो क्या। उन्होंने चिराग को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन चिराग जिन लोगों में रहता था उन लोगों की आदत काफी बुरी थी। बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। वही चिराग के साथ भी हुआ था।
हर तरह से चिराग को समझाया जा रहा था, लेकिन चिराग इतना ज्यादा गिरा हुआ इंसान था कि उसकी बुरी नजर अपनी खुद की भाभी चंचल पर भी थी। उसने कई बार अपनी भाभी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। वह अपनी भाभी को उल्टे सीधे तंज कसता है। चंचल भी इज्जतदार परिवार की लड़की थी, इसलिए वह बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। चंचल भी चिराग की आदतों से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा बड़ा नहीं किया, क्योंकि वह यह जानती थी कि अगर उसने चिराग की शिकायत रक्षित से की तो रक्षित चिराग पर बहुत गुस्सा होगा। वैसे ही चिराग को लेकर घर में हर वक्त चिंता बनी रहती थी। कभी कभी सुनील जी और सोनम में काफी झगड़े भी हुआ करते थे। ऐसे में चंचल ने चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझा, लेकिन चंचल जितनी ज्यादा चुप थी, चिराग की हरकतें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। और उस दिन तो हद ही हो गई। मौका पाते ही चिराग ने चंचल का हाथ भी पकड़ लिया। इस घटना से चंचल घबरा गई थी। उस दिन वह पूरा समय चिराग की नजरों के सामने नहीं आई। खैर, शाम हुई। चिराग एक बार फिर शहर से दूर बने काली मां के मंदिर के पीछे गया, जहां वह एक तांत्रिक से मिला। चिराग ने उस जगह पर अपने दोस्त रंजन को भी बुलाया था। रंजन चिराग का सबसे पक्का दोस्त था। वह भी इन सब बुरी आदतों का आदी था। चिराग ने रंजन को अपने साथ रहने के लिए कुछ पैसों का ऑफर दिया था। रंजन यह जान चुका था कि चिराग कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, लेकिन रंजन को इन सब चीजों से डर लगता था। लेकिन रंजन इन सब के बदले में चिराग से पैसे ऐंठ रहा था। मंदिर के पीछे बने सुनसान इलाके में बहुत सारे तांत्रिक अपनी अपनी साधनाएं किया करते थे। वह सुनसान इलाका था जहां पर कई तांत्रिकों ने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उनका जीवन वहीं व्यतीत हो रहा था। चिराग के पास पैसे भले ही खत्म हो गए थे, लेकिन उसने गलत रास्ता अभी भी नहीं छोड़ा था। अपने दोस्तों से ही उसे तांत्रिक के बारे में पता चला। उसे पता चला कि जुए में जो सट्टा खेला जाता है, उसमें आने वाला नंबर तांत्रिक बता सकते हैं। ऐसे वह हर सट्टा जीत सकता है। चिराग ने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया। उसने सोचा कि चलो हम भी तांत्रिक के पास जाकर इसका राज जानकर आते हैं। चिराग तांत्रिक मनोहर से मिला। तांत्रिक ने चिराग को हर जुए में जिताने का वादा किया, लेकिन साथ ही उससे कुछ रकम मांगी। चिराग जैसे तैसे करके कुछ समय तक तो तांत्रिक को पैसे देते रहा, लेकिन जुए में जितने भी पैसे जीतता सब अय्याशी में उड़ा देता। फिर अगली बार मनोहर को देने के लिए पैसे ही नहीं बचते। कभी वह घर से पैसे चुराता तो कभी चलते फिरते लोगों के पर्स मारता। इन सब से जब तक गुजारा होता रहा, वह गुजारा करता रहा। लेकिन कुछ समय में ही उसे पता चल गया था कि वह आगे और रकम नहीं दे सकेगा। तब उसके दिमाग ने एक शैतानी सोची। उसने तांत्रिक मनोहर से कहा, मनोहर जी, आप जो ये सट्टे का नंबर बताते हो, ये आपको पता कैसे चलता है? आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है? मुझे भी अपनी तरह बना दो। पहले तो मनोहर तांत्रिक इस बात को हंसी मजाक में टालता रहता है और बताता ही नहीं है कि आखिर उसे यह सब कैसे पता चलता है। लेकिन चिराग के बहुत ज्यादा जिद करने पर मनोहर उसे बताता है, यह सब मुझे मेरा दोस्त चांडाल बताता है। यह सुनकर चिराग पहले तो अचरज में पड़ता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, क्या चांडाल? भूत पिशाच ना? मनोहर कहता है, भूत पिशाच तो बहुत अलग चीज है। यह भी एक तरीके के प्रेत ही हैं, लेकिन इनका काम कुछ अलग होता है। मुझे सट्टे का नंबर भी यही बताते हैं। चिराग तांत्रिक की बात पर यकीन नहीं करता और तांत्रिक को ऐसा लगता है कि चिराग उसकी तौहीन कर रहा है। फिर मनोहर गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो तुम अपने पास चांडाल क्यों नहीं रख लेते? यह सुनकर चिराग की हंसी एकदम रुक जाती है। वह कहता है, क्या मैं अपने पास चांडाल? आप मजाक कर रहे हो क्या? मनोहर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम ही बहुत देर से हंस रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम धनवान बन जाओ, जो तुम चाहो तुम्हें मिल जाए, सब चीज तुम्हारी हो जाए, तो तुम चांडाल साधना करो। फिर तुम्हें मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो स्त्री तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें दौलत चाहिए तो दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। यह सुनते ही चिराग के मन में लालच पनप जाता है।
फिर अगले ही पल वह सोचता है कि यह साधना करना थोड़ा कठिन काम होगा, शायद उसके बस की नहीं। इसीलिए वह मनोहर से कहता है, वो सब तो ठीक है तांत्रिक जी, लेकिन ये साधना वगैरह हमारे बस की बात नहीं। हमने सुना है बहुत, ऐसा किसने कहा कि तपस्या बहुत कठिन होगी। यह तो ऐसी तपस्या है कि तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, और जहां तक मैं समझता हूं कि चांडाल की सिद्धि तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि चांडाल तुम जैसे लोगों से एकदम खुश हो जाता है। चिराग इस बात पर चौंक जाता है और कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मनोहर कहता है, अरे मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं जानता हूं अब तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में तुम खुद ही एक चांडाल अपने पास रख लो, वह तुम्हें पैसे भी दिलाएगा और सिद्धियां भी। चिराग वैसे भी बुरे काम करने लगा था। उसे लगा कि चलो एक चांडाल भी आपके पास रख लिया जाए। तब वही नहीं जानता था कि चांडाल को अपने पास रखने पर क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा। लेकिन उसने चांडाल साधना के लिए हामी भर दी। उसने मनोहर तांत्रिक के कहे अनुसार वह काम करने शुरू कर दिए जो कि तामसिक प्रक्रिया के अंदर आते हैं। कुछ काम तो चिराग पहले से ही करता था, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, औरतों के पास जाना। अब बस एक बलि भी रह गई थी। उसके लिए चिराग को शमशान या किसी सुनसान जगह पर साधना करनी थी। मनोहर तांत्रिक ने चिराग को एक सुनसान जगह के पीपल के पेड़ को चुनने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हें एक ऐसे पीपल के पेड़ को चुनना है जहां आसपास ज्यादा लोगों का आवागमन ना हो, क्योंकि ऐसी जगह पर चांडाल बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए तुम्हें लगभग 21 दिनों की साधना करनी होगी। चांडाल साधना करने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग साधना की जा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें जितने दिन बता रहा हूं तुम उतने दिन साधना कर सकते हो। तुम्हें 21 दिन की साधना करनी होगी। इसमें से 20 दिन तक तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर रखना होगा और लगातार कुछ कुकर्म भी करने होंगे ताकि चांडाल तुमसे खुश हो जाए और जल्दी सिद्ध हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि उन 20 दिनों में जब भी वह दीपक जलाकर रखोगे तो उस दीपक की लौ सूरज के निकलने से पहले तक जली रहनी चाहिए। किसी भी हाल में वह बुझनी नहीं चाहिए। इसीलिए तुम्हें ऐसे मौसम का चयन करना है जिसमें हवा पानी ना बरसता हो। फिर 21वें दिन की साधना सबसे कठिन साधना है, जिसमें तुम्हें एक स्त्री के साथ संबंध बनाना होगा और संबंध बनाते समय ही लगातार चांडाल मंत्रों का जाप भी करना होगा। चिराग सोचता है कि यह तो इतना भारी काम नहीं है, क्योंकि उसे कई कुकर्म करने की आदत थी। इसलिए उसने सोचा कि आराम से ये साधना हो सकती है। उसने शहर से बाहर जाने वाले रास्ते के किनारे एक पीपल का पेड़ देखा। उसने 1-2 दिन वहां के चक्कर लगाए तो पता चला कि रोड काफी कम चलता है और रात में तो यहां कोई आता जाता ही नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी साधना इसी पीपल के पेड़ के नीचे करेगा। लेकिन उसके सामने एक दिक्कत यह थी कि उसे वहां पर दीपक जलाए रखना था। ऐसे में दीपक की लौ ना बुझे, इस पर भी नजर बनाए रखनी थी, और दूसरी तरफ उसे ऐसे काम करने थे जिससे चांडाल खुश हो सके। अब दोनों जगह अपनी उपस्थिति बनाए रखना उसके लिए काफी कठिन था। इसलिए उसने अपने दोस्त रंजन को कुछ पैसे देकर रात भर वहां की रखवाली करने के लिए कहा। रंजन भी कुछ पैसों के बदले उस पीपल के पेड़ के पास दीपक के रखवाली करता था। हालांकि उसे काफी डर लगता था, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे उसे वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। जैसे तैसे करके रंजन ने 20 दिन काट लिए और अब बस एक रात रह गई थी, 21वीं रात। फिर उसके बाद चिराग एक चांडाल सिद्ध कर लेता और एक ताकतवर आदमी बन जाता। उस दोपहर तांत्रिक मनोहर ने चिराग को पूजा की कुछ सामग्री दी और कहा कि यह सारी सामग्री अपने साथ ले जाओ। साथ ही चिराग को आज रात की साधना करने की विधि भी बताई और अपना आशीर्वाद दिया ताकि चिराग सफल रहे। मनोहर तांत्रिक ने चिराग को इस बात के लिए भी सतर्क कर दिया था कि वहां आसपास तुम्हें कुछ चीजें डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी है। वो सब एक छलावे की तरह होगा, इसलिए अपनी साधना बीच में नहीं रोकनी है। ये हर साधना के अंतर्गत आता है कि साधक को डराया जाता है ताकि वह अपनी साधना छोड़ दे।
यह उसकी परीक्षा होती है जिसे उसे पार करना होता है। चिराग मनोहर तांत्रिक से आशीर्वाद लेता है और रात की साधना की तैयारी करता है। चिराग साधना के लिए शराब खरीदता है और एक काला मुर्गा खरीदता है। चिराग को एक ऐसी स्त्री की जरूरत थी जो उसके साथ साधना के लिए संबंध बनाने के लिए राजी हो जाए। चिराग और रंजन कई कोठे पर गए, लेकिन अधिकतर वेश्याओं ने इस तरह संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। काफी ढूंढने पर उन्हें एक ऐसी स्त्री मिल जाती है जो हालातों से मारी हुई थी और उसे पैसों की भी बहुत जरूरत थी। शाम होने तक चिराग और रंजन पीपल के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। रंजन चिराग को अकेले में ले जाकर कहता है, भाई मैं रात होते ही यहां से निकल जाऊंगा। चिराग कहता है, यार तुझे साधना नहीं करनी है, बस तुझे ध्यान रखना है कि पीपल के पेड़ के पास कोई ना आए। रंजन कहता है, यार पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के पास कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है। चिराग कहता है, अरे यार तू हर बार तो अकेला रहता था, लेकिन आज मैं रहूंगा। तू बेफिक्र रह, और वैसे भी तुझे पीपल के पेड़ के पास नहीं रहना, तुझे रोड पर रहना है। अगर कोई भी आए तो उसे मारपीट के भगा देना। मेरी साधना में बाधा नहीं आना चाहिए। मैं तुझसे वादा करता हूं, इस चांडाल के जरिए मुझे जो भी धन दौलत मिलेगी मैं उसे तेरे साथ बांटूंगा। पैसों का नाम सुनकर रंजन चिराग के साथ वहीं रुकने के लिए राजी हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और चिराग अपनी साधना की तैयारी करता है। चिराग के साथ आई स्त्री भी मासूमियत से चिराग को देख रही थी। उस बेचारी को 2 पैसों की भूख थी। चिराग पीपल के पेड़ के नीचे बने उसे सफेद गोल घेरे और भी गहरा करता है। वह उस पर चूना डालता है। उसके बाद वह 11 अगरबत्तियां सभी दिशाओं में लगा देता है। इस बार चिराग उस गोल घेरे के अंदर एक नहीं बल्कि 3 दीपक जलाता है। फिर वह मुर्गे की बलि चढ़ाता है और बराबर में ही एक शैया तैयार करता है। वह उस पराई स्त्री को नए वस्त्र पहनाता है, उसका श्रृंगार करता है जैसे कि वह कोई देवी हो, लेकिन कोई काली देवी। चिराग उसे काले वस्त्र पहनाता है, काले रंग का टीका लगाता है। रंजन जो कि मुख्य सड़क पर जा चुका था और चिराग अपनी साधना करने में व्यस्त था, वह तीनों दीपक के बीच में बैठकर काफी देर तक मंत्रों का जाप करता है। मंत्रों की संख्या पूरी होने के बाद वह स्त्री के पास जाकर उससे संबंध बनाता है। इस बीच स्त्री को भी किसी अनजान शक्ति का एहसास होने लगा था। वह डर तो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। साथ ही चिराग को कई बार उस स्त्री की शक्ल बिगड़ी हुई और जली हुई दिखती है, लेकिन उसे मनोहर की बात याद थी कि कुछ अनजान चीजें डराने की कोशिश करेंगी, तुम्हें डरना नहीं है। चिराग पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप कर रहा था। वह ऐसे मंत्र थे जो कि चांडाल का आवाहन कर रहे थे। धीरे धीरे चिराग को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, उसके शरीर में ऊर्जा आती जा रही है। जैसे ही वो सारे मंत्र पूरे होते हैं, अचानक उसके मुंह से एक तेज ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को सुनकर वह स्त्री भी घबरा जाती है। चिराग उस स्त्री से अलग होता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है। चिराग की आवाज को रंजन ने भी सुनी थी, वह भी घबरा गया था। चिराग के शरीर के अंदर एक चांडाल निवास कर चुका था। अचानक चिराग की आंखें लाल होती जाती हैं। उसका चेहरा एक ऐसे चेहरे में परिवर्तित होता जाता है जैसे कि किसी कंकाल के ऊपर एक पतली सी खाल चढ़ा दी हो। वो स्त्री भी चिराग को देखकर इतनी बुरी तरह घबरा गई थी कि अपने पैसे लिए बिना ही वहां से भाग जाती है। चिराग के शरीर की नसें तेजी के साथ फूलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में फट जाएंगी, लेकिन कुछ ही देर में चिराग बेहोश होकर गिर गया। वहीं दूसरी ओर रंजन, जो कि सड़क पर निगरानी बनाए हुए था, वह उस स्त्री को भागते हुए देखता है जिसे चिराग लेकर गया था। रंजन उस स्त्री को देखकर अचंभित हो जाता है और सोचता है कि इसे क्या हो गया, यह क्यों भाग रही है। रंजन उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन वह स्त्री रंजन पर ध्यान नहीं देती, बल्कि और भी तेजी से भागने लगती है। अब रंजन को क्या पता कि वहां क्या हुआ। फिलहाल रंजन चिराग के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे चिराग में सख्त हिदायत दी थी कि वह साधना करते हुए उसे बिल्कुल भी ना देखें। धीरे धीरे सूरज भी निकलने लगा था। अब रंजन को चिराग की चिंता हुई
क्योंकि चिराग को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। जैसे ही दिन पूरी तरह से दिन निकल गया, रंजन तुरंत पीपल की पेड़ की ओर गया। वहां देखा तो चिराग बेहोश पड़ा था। रंजन ने जल्दी से चिराग को उठाया। चिराग भी होश में आ गया। उसने देखा कि दिन निकल आया। फिर उसे ध्यान आया कि वह तो साधना कर रहा था। एक एक करके उसके सामने रात की सारी घटनाएं आने लगी। एक पल को उसे लगा कि कहीं उसकी साधना अधूरी तो नहीं रह गई, क्योंकि उसे कोई भी चांडाल, भूत प्रेत जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। चिराग की नजर जब दीपक के ऊपर पड़ती है तब वे भी बुझी हुए थे। फिलहाल रंजन के कहने पर चिराग सीधे अपने घर चला जाता है। एक बार फिर चिराग के घर देर से आने पर क्लेश शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार चिराग को किसी के भी कुछ कहने का असर नहीं होता। वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में जाती है। उस दिन भी सोनम हर रोज की तरह उसे समझाती है कि वह अपनी गलत आदतें छोड़ दे, समय पर घर आए, कोई काम धंधा कर ले, लेकिन चिराग बेपरवाह होकर नाश्ता करता रहता है। जब सोनम देखती है कि उसका बेटा उसकी बातों की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो वह चुपचाप वहां से चली जाती है। वह चिराग के कमरे को हैरानी से देखती रहती है। सब जगह गंदगी ही गंदगी थी। चिराग चाहता भी नहीं था कि उस कमरे की सफाई हो। नाश्ता करने के बाद चिराग शीशे के सामने जाता है तो अपने पीछे एक विचित्र प्राणी को खड़ा हुआ देखता है। वो एक इंसान की भांति ही प्राणी था। उसका शरीर काले रंग का था, कान किसी जानवर की भांति थे, होंठ भी काफी लंबे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी कंकाल के ऊपर खाल चढ़ा दी गई। वह देखने में काफी भयानक था। चिराग चांडाल को देखते ही घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो चांडाल चिराग के कंधे पर हाथ रखता है, चिराग एकदम शांत हो जाता है। धीरे धीरे वह चांडाल शीशे के सामने से गायब होने लगता है और फिर चिराग चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। चिराग समझ चुका था कि उसे चांडाल की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। चांडाल उसके साथ है। चिराग काफी खुश था। चिराग पूरा दिन अपने कमरे में था। इस बीच दोपहर के समय उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन चिराग ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही रात हुई, चिराग खाने की टेबल पर आकर बैठ गया। उसकी भाभी चंचल ने सबके लिए खाना लगाया, लेकिन उस दिन चिराग जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगा। यह देखकर उसके घर वाले भी हैरान थे। सभी लोग खाना खाकर उठ चुके थे, लेकिन चिराग का पेट ही नहीं भर रहा था। सारी रोटियां खत्म हो गई थी। वह अपनी भाभी से और रोटियां मांगता है। बेचारी चंचल दोबारा आटा गूंथकर रोटियां सेंकती है। चिराग की इस हरकत को देखकर सोनम अपने बेटे से कह देती है, क्या हुआ बेटा, आज ज्यादा भूखे हो? मैंने तो दोपहर तुम्हें खाना खाने के लिए काफी आवाज लगाई थी। चिराग अपनी मां की बात का कोई जवाब नहीं देता और रोटी खाने में मग्न रहता है। रात हो जाती है। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही अगली सुबह चंचल अपने पति को फैक्ट्री जाने के लिए उठाती है, तो वह देखती है कि रक्षित बेखबर नींद में सो रहा है और उठाने पर भी नहीं उठ रहा। चंचल सोचती है कि कहीं बुखार तो नहीं आ गया, लेकिन जब वह टेम्परेचर चेक करती है तो टेम्परेचर भी नॉर्मल था। काफी उठाने के बाद रक्षित उठ जाता है, लेकिन वह जमीन पर कदम रखते ही लड़खड़ाकर वापस बिस्तर पर गिर जाता है। चंचल यह देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? रक्षित कहता है, पता नहीं चंचल, क्या हो गया, मैं पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। चंचल कहती है, यह क्या कह रहे हो? चलो मेरा हाथ पकड़ो, मेरे सहारे खड़े हो। चंचल रक्षित का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से खड़ा करती है। रक्षित खड़ा तो हो जाता है, लेकिन 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। चंचल एकदम घबरा जाती है कि अचानक उसके पति को क्या हुआ। वह अपने पति को बिस्तर पर लेटाती है और तुरंत अपने सास ससुर को बुलाती है। वे लोग भी रक्षित को चलाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन रक्षित नहीं चल पाता। कुछ देर में रक्षित को तेजी के साथ चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। रक्षित के घर वाले बिना देरी किए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया जाता है। रक्षित की जो हालत थी, उसे देखते हुए डॉक्टर तुरंत काफी सारी जांचें लिख देते हैं। जब सभी जांच हो जाती हैं, तब डॉक्टर भी अचंभित हो जाता है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था।
नर्व सिस्टम, हार्ट डिजीज जैसी कोई भी चीज नहीं थी। फिर भी डॉक्टर कुछ दवाइयां देकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उधर चिराग, जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह रोज रात चांडाल के कहने पर कुछ मंत्रों को पढ़कर सोता था और जब सुबह उठता था तब उसके तकिए के नीचे सोने की छोटी बड़ी धातु मिलती थी, जिसे बेचकर वह पैसे ले लेता था और फिर वही शराब, जुआ, लड़कीबाजी। रक्षित को अस्पताल में लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। चंचल को भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी। घर के काम और फिर उनसे निपटने के बाद रक्षित की देखभाल। लगभग 1 हफ्ते बाद चंचल अपने बेड की बेडशीट चेंज करती है। जैसे ही वह तकिया हटाती है तो उसे बालों का एक गुच्छा में मिलता है जो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। चंचल उसे देखकर घबरा जाती है। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी सास अस्पताल गई हुई थी और ससुर फैक्ट्री गए हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि वह बालों का गुच्छा किसे दिखाएं। फिलहाल चंचल उन बालों के गुच्छे को देखकर डर गई थी। वह अपने सारा काम छोड़ती है और घर पर ताला लगाकर अस्पताल पहुंचती है। सोनम चंचल को देखकर कहती है, अच्छा हुआ चंचल, तुम आ गई। डॉक्टर ने रक्षित के कपड़े बदलने के लिए कहा है। तुम रक्षित के कपड़े चेंज कर दो, उसे अभी कुछ दूसरी जांच के लिए लेकर जाना है। यह सुनने के बाद चंचल अपनी सास को कुछ नहीं बताती। वह सोचती है कि पहले जांचें हो जाए, फिर बालों के गुच्छे के बारे में बताएगी। चंचल अपने पति को चेंज रूम में ले जाती है। वह उसके कपड़े उतारती है तो रक्षित की कमर पर 2 जगह पंजों के निशान थे जो काफी गहरे थे। ये देखकर एक बार फिर चंचल हैरान रह जाती है। चंचल रक्षित से पूछती है, रक्षित, तुम्हारी कमर पर यह निशान कैसे हैं? रक्षित कहता है, कैसे निशान? चंचल उन निशानों पर अपना हाथ फेरती है तो रक्षित को जलन महसूस होती है। रक्षित कहता है, चंचल, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्या सच में कोई निशान है? चंचल कहती है, हाँ, मैं सच कह रही हूं, तुम 1 मिनट रुको, मैं मम्मी जी को बुलाकर लाती हूं। चंचल जल्दी से अपनी सास सोनम को बुलाकर लाती है और वो निशान दिखाती है। उन निशानों को देखकर सोनम भी हैरान रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर के पंजे के निशान हैं। चंचल अपनी सास सोनम को यह भी बताती है कि आज सफाई करते हुए उसे बिस्तर पर बालों का गुच्छा भी मिला जो खून से भीगा हुआ था। इस तरह की अजीब घटनाएं देखकर सोनम का दिमाग जादू टोने की तरफ जाता है। अस्पताल के कामों से निपटकर चंचल सोनम को लेकर जब घर पहुंचती है तो उसे अपने घर में खून से छपे हुए पैरों की निशान मिलते हैं जो कि चंचल के कमरे की तरफ से जा रहे थे। चंचल आंखों में आंसू लिए कहती है, मम्मी जी, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनम चंचल का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाती है। सोनम और चंचल दोनों ही परेशान थे। शाम का समय हो चुका था। कुछ देर बाद सुनील जी भी घर आ जाते हैं। सोनम कहती है, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम दोनों के लिए किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। हमारे पीछे हमारे घर में कौन आया होगा? चंचल कहती है, मम्मी जी, बाहर से ताला लग रहा था, घर में कोई नहीं घुसा होगा। सोनम और चंचल लगभग 1 घंटा घर के बाहर चबूतरे पर ही बैठे रहते हैं। चंचल कहती है, मम्मी जी, हम कब तक इस तरह घर के बाहर बैठे रहेंगे? हमें रक्षित जी के लिए खाना भी लेकर जाना है और पापा किसी भी समय आते ही होंगे, उनके लिए भी तो खाना बनाना है। सोनम कहती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं घर में जाते ही कुछ और अनहोनी ना हो जाए। चंचल कहती है, मम्मी जी, आप इतना मत सोचिए, चलिए अंदर चलते हैं। चंचल के कहने पर सोनम चंचल के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन अब वो पैरों के निशान घर में नहीं दिख रहे थे। ये देखकर दोनों एक बार फिर हैरान रह जाते हैं। फिलहाल डरते डरते चंचल और सोनम मिलकर किचन का काम निपटाते हैं। तब तक सुनील जी भी घर आ गए थे। वह भी खाना खाते हैं और तीनों एक साथ अस्पताल पहुंचते हैं। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रक्षित अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वह अपने वार्ड में इधर से उधर भाग रहा है। अस्पताल के कर्मचारी उसे संभाल नहीं पा रहे। रक्षित बार बार कह रहा है, वो मेरे करीब आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मेरा गला दबा रहा है। रक्षित का यह हाल देखकर चंचल, सोनम और सुनील जी भी हैरान रह जाते हैं। जैसे ही नर्स देखती है कि रक्षित के घर वाले आ गए हैं
वह तुरंत कहती है, आप अपने पेशेंट को संभालिए, यह हमारे काबू में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। इसकी वजह से दूसरे पेशेंट्स को भी परेशानी हो रही है। डॉक्टर आने ही वाले हैं, अगर उन्होंने इसे इस हाल में देख लिया तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। चंचल और सोनम जैसे तैसे करके रक्षित को काबू में करते हैं। रक्षित थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। उसके नॉर्मल होते ही नर्स उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है और रक्षित सो जाता है। रक्षित को इस तरह से भागता हुआ देख उसके घर वाले चौंक जाते हैं कि लगभग 1 हफ्ते से रक्षित अपने पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रहा था और अब इस तरह से तेजी के साथ पूरे वार्ड में ऊधम मचा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रक्षित के साथ क्या हो रहा है। सुनील जी डॉक्टर से भी इस बारे में बात करते हैं, जिस पर डॉक्टर यह बात कहकर टाल देता है कि जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी मैं तभी कुछ बता पाऊंगा। उस रात चंचल, सोनम और सुनील तीनों ही अस्पताल में रक्षित की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल के सभी वार्ड की लाइटें लगभग बुझ चुकी थीं। जिस वार्ड में रक्षित एडमिट था वहां के भी सभी मरीज सो चुके थे। चंचल रक्षित के पास रुकी हुई थी, जबकि सोनम और सुनील जी कॉरिडोर में बाहर बेंच पर लेटे हुए थे। तभी रक्षित को चंचल की आवाज आती है। रक्षित अपनी आंखें खोलता है तो उसे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वह थोड़ा घबराता है, फिर अचानक वार्ड का दरवाजा खुलता है, तब जाकर उसे थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। रक्षित दरवाजे की तरफ लगातार देखता रहता है। कुछ ही देर में उसे चंचल के शरीर जैसा एक शरीर दिखता है, लेकिन वह चंचल ही थी या कोई और, रक्षित समझ नहीं पाता। एक बार फिर चंचल की आवाज आती है, रक्षित यहां आओ। रक्षित चुपचाप अपने बिस्तर से उठता है और बाहर जाने लगता है। जैसे ही वह कॉरिडोर में जाता है तो देखता है कि यह चंचल ही है, लेकिन रक्षित यह नहीं जानता था कि यह केवल चंचल का शरीर है, न कि चंचल, क्योंकि रक्षित ने चंचल का चेहरा नहीं देखा था। रक्षित चंचल के पीछे पीछे चलता रहता है और उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन चंचल रक्षित का कोई जवाब नहीं देती और ना ही पीछे पलटकर देखती है। चंचल रक्षित को अस्पताल के बाहर बने मैदान में ले जाती है, जहां पर कुछ पेड़ थे। उन पेड़ों की छाया के नीचे अक्सर बीमार मरीज आराम करते थे और शुद्ध हवा लिया करते थे। चंचल ऐसे ही एक पेड़ के पीछे चली जाती है। रक्षित, जो कि चंचल का पीछा करता है, जैसे ही वह पेड़ तक पहुंचता है तो देखता है कि चंचल यहां नहीं है। रक्षित पेड़ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसे चंचल दिखाई नहीं देती। रक्षित चंचल को आवाज भी लगाता है, लेकिन चंचल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उस पेड़ के पत्ते झड़कर नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही रक्षित ऊपर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रक्षित को ऊपर एक काला साया दिखाई देता है, जो एक मानव आकृति का था। वो साया धीरे धीरे रक्षित के करीब आता है। वो वही चांडाल था जो चिराग ने सिद्ध किया था। रक्षित चिल्लाना चाहता है, लेकिन चिल्ला नहीं पाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला किसी ने दबोच लिया है। वह अपने हाथ पैर छटपटा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रक्षित जमीन से ऊपर उठने लगता है। वह हवा में तैर रहा था और अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इसी बीच चंचल की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि रक्षित का बिस्तर खाली है। रक्षित वहां नहीं है। चंचल घबरा जाती है और जल्दी से सबसे पहले वॉशरूम में जाती है। वहां रक्षित नहीं था। वह तुरंत वार्ड से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके सास और ससुर दोनों बेखबर सो रहे हैं। चंचल अपनी सास को उठाने ही जा रही थी, लेकिन सोचती है कि एक बार खुद ही चेक कर ले कि रक्षित कहाँ है। वह कॉरिडोर से थोड़ा आगे बढ़ती ही है कि तभी कॉरिडोर की खिड़की से उसकी नज़र सामने वाले बगीचे पर पड़ती है, जहां वह अपने पति को हवा में उड़ता हुआ देखती है। वह देखती है कि रक्षित का मुंह खुला हुआ है और वह अपने हाथ पैर हवा में मार रहा है। चंचल यह देखकर घबरा जाती है और वहीं से चिल्लाती है, रक्षित। सोनम की आवाज सुनकर कॉरिडोर में सो रहे कुछ अन्य लोग उठ जाते हैं, जिनमें चंचल के सास और ससुर दोनों थे। चंचल भागती हुई नीचे जाती है। अब सोनम और सुनील जी को तो पता नहीं था कि चंचल क्यों चिल्लाई थी, और वह भी चंचल के पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही वे लोग नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रक्षित का शव
पेड़ के एक तने पर लटका हुआ है। चंचल अपने पति की यह हालत देखकर चीख पड़ती है। वह पेड़ के नीचे जाती है तो देखती है कि रक्षित के मुंह से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा है। चंचल जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। कुछ ही देर में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चंचल फूट फूट के रो रही थी। भीड़ चंचल को दूर हटाती है और रक्षित की लाश को नीचे उतारती है। रक्षित की लाश पूरी तरह से अकड़ चुकी थी और बर्फ के जैसे ठंडी भी हो रही थी। लोग रक्षित की लाश को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर रक्षित को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर रक्षित का पोस्टमार्टम करवाते हैं क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का हो जाना, और वो भी अस्पताल के अंदर, अस्पताल की इलाज के लिए बहुत बड़ी घटना थी। पोस्टमार्टम करने पर पता चलता है कि दम घुटने से रक्षित की मौत हुई है। फिलहाल रक्षित की डेड बॉडी को घर ले जाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद चंचल अपनी सास सोनम को उस रात रक्षित के साथ हुई घटना के बारे में बताती है कि रक्षित किस तरह से हवा में लटका हुआ था। यह सुनकर सोनम कहती है, बेटा, हो ना हो, जरूर कुछ ऊपरी असरातों का मामला है। हमें किसी बाबा से मिलना चाहिए। बाबा का नाम सुन के चंचल थोड़ी परेशान सी हो जाती है। वह कहती है, वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन आजकल ज्यादातर ढोंगी बाबा होते हैं। हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सोनम कहती है, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। याद नहीं, वो खून से छपे हुए पैर तेरे कमरे में थे। मुझे तो डर है कहीं तेरे साथ भी कुछ ना हो जाए। चंचल भी अब परेशान हो गई थी। रक्षित की मौत ने परिवार वालों को गम में डुबो दिया था। बस एक चिराग ही था जिस पर कुछ भी असर नहीं था। वह हर रोज की तरह सुबह बाहर चला जाता और रात आराम से घर पर आता। एक सुबह चंचल अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। वह शीशे के सामने खड़ी थी। उसने अपने कंधे पर साड़ी का पल्लू रखा और उस पर पिन लगाई, लेकिन अगले ही पल उसका पल्लू खींचकर नीचे गिर गया। उसे लगा कि शायद पिन ठीक से नहीं लगी, इसलिए वह पिन दोबारा लगाती है, लेकिन दोबारा भी ऐसा ही होता है। इस बार चंचल पिन ही चेंज कर देती है, लेकिन उसके साथ फिर यही होता है। उसकी साड़ी का पल्लू अपने आप नीचे गिर जाता है। चंचल को समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वह शीशे में देखती है कि उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान छप रहे हैं जो धीरे धीरे गहरे होते जा रहे हैं। चंचल घबराकर उन निशानों पर अपना हाथ रखती है तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके कंधे पर किसी का हाथ है। चंचल घबराकर पीछे हट जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अचानक उसकी नजर कमरे की खिड़की पर जाती है। वह देखती है कि चिराग कमरे की खिड़की से झांक रहा है। चिराग को देखकर चंचल बुरी तरह गुस्सा करने लगती है और चिराग के मुंह पर एक खिड़की पटक देती है। कुछ देर नॉर्मल होने के बाद चंचल बिना पिन लगाए ही साड़ी का पल्लू समेट कर बाहर आ जाती है। वह देखती है कि घर में केवल चिराग है। चंचल चिराग को अनदेखा करके किचन में काम करने लगती है। तभी चिराग भी किचन में पहुंच जाता है। वह कहता है, चंचल, तुम्हारा यह रूप मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जब तुम साज श्रृंगार करती हो तो बेहद खूबसूरत लगती हो। चंचल चिराग की बात का कोई जवाब नहीं देती। चिराग को ऐसा लगता है कि उसकी तौहीन हो रही है। वह गुस्से में चंचल का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? तुम इस तरह से मत रहा करो। जाओ 16 सिंगार करके आओ। चिराग की हरकत देखकर चंचल गुस्से में चिराग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, अपनी हद में रहो। अगर मैंने मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। प्रॉपर्टी से तो पहले ही बेदखल कर दिया है। चंचल के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद चिराग आग बबूला हो जाता है। वह चंचल का गला दबाते हुए कहता है, तेरी यह मजाल, तू मुझसे ऐसी बात करेगी? तू अभी जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मुझे घर से निकालेगी, मैं तुझे इस दुनिया से ही निकाल दूंगा। चंचल चिराग से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। चिराग के हाथों में बहुत मजबूती थी। तभी अचानक घर की डोर बेल बजती है। बैल की आवाज सुनकर चिराग तुरंत चंचल को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है।
चंचल बेचारी रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वह दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि सामने उसकी सास खड़ी है। सोनम कहती है, क्या हुआ चंचल, कहाँ बिजी थी? कितनी देर से बेल बजा रही हूं। चंचल कहती है, कुछ नहीं मम्मी, मेरी आंख लग गई थी। सोनम कहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं आज एक गुरुजी से मिलकर आई हूं। वह पड़ोस वाली शर्मा आंटी है ना, वही मुझे गुरुजी के पास लेकर गई थी। उन्होंने कहा है कि वह बृहस्पतिवार को हमारे घर आएंगे और देखेंगे कि कहीं कोई आपदा विपदा तो नहीं है। चंचल चुपचाप अपने घर के कामों में लग जाती है। उधर चिराग मन ही मन गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर वह खुद को शांत करता है और सोचता है कि वह गुस्से में चंचल को मारने वाला था, जबकि वह तो चंचल को पाना चाहता है। उस रात जब चंचल अपने कमरे में सो रही थी तब उसे अपने पति रक्षित की आवाज आई। रक्षित की आवाज सुनकर चंचल की आंख तुरंत खुल गई। चंचल इधर उधर देखने लगी कि आवाज कहां से आई। फिर उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा या उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन नहीं, रक्षित की आवाज दोबारा आई। चंचल, चंचल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर चंचल रोने लगी और बोली, रक्षित, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम क्यों चले गए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? रक्षित कहता है, चंचल, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो आवाज धीरे धीरे चंचल के करीब होती जा रही थी। चंचल कहती है, रक्षित, तुम कहां हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हारी आत्मा मुझसे बात कर रही है? चंचल इतना ही कहती है कि उसके कमरे के शीशे में रोशनी होने लगती है। चंचल उठकर शीशे के सामने जाती है तो देखती है कि शीशे के अंदर रक्षित का अक्स है। वह रक्षित को देखकर खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह शीशे को छूती है। उसे लगता है कि शायद वह रक्षित को भी छू लेगी। धीरे धीरे रक्षित का अक्स शीशे के अंदर से ही चंचल के करीब आता है। रक्षित भी शीशे को छूता है। इधर से चंचल भी रक्षित के हाथ पर हाथ रखती है और फिर अचानक ही रक्षित का चेहरा बिगड़ने लगता है और एक खूंखार चेहरे में बदल जाता है, जिसे देखकर चंचल चिल्ला उठती है। चंचल की आवाज सुनकर सोनम और सुनील भी उठ जाते हैं और भागकर उसके कमरे में जाते हैं। जैसे ही वह कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि चंचल के कमरे का आईना टूटा हुआ है और चंचल के हाथों से खून बह रहा है। सोनम चंचल को संभालते हुए कहती है, चंचल, क्या हुआ? यह आईना कैसे टूटा? सोनम चंचल के हाथों को देखती है तो उसके हाथों में शीशे के कई टुकड़े चुभे हुए थे। वह कहती है, हे भगवान, तुम्हारे हाथों को यह क्या हो गया? तुमने शीशा क्यों तोड़ा? चंचल रो रही थी। वह सोनम की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे करके चंचल को होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद चंचल डरी डरी सहमी सहमी रहती है। सोनम के पूछने पर वह बताती है, मम्मी जी, इस कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। इस शीशे के अंदर भी कोई था। सोनम कहती है, कौन? किसे देखा तुमने? चंचल कहती है, पता नहीं। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे कोई कंकाल हो। वह बहुत ही घिनौना था। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, मैं यहां नहीं रहूंगी। सुनील कहता है, बेटा चिंता मत करो, सोनम तुम्हारे साथ यही रुक जाएगी। चंचल घबराते हुए कहती है, नहीं पापा जी, मुझे इस कमरे में नहीं रुकना। मम्मी जी, मैं आपके साथ आपके कमरे में ही चलकर सोऊंगी। सोनम कहती है, ठीक है बेटा, तू मेरे साथ चल। सोनम अपने पति सुनील से कहती है, आप एक काम करिए, आप बाहर बैठक में सो जाइए। गुरुजी के आने में अभी 2 दिन बाकी थे। सोनम भी बहुत बेचैन हो गई थी। फिलहाल वह चंचल को अपने कमरे में सुला लेती है। चंचल भी अपनी करवटें बदल रही थी। उसे भी डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर सुनील जी बैठक में लेटे हुए थे। उन्हें भी घर के हालातों को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 3 बजे का समय था। सभी अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बैठक के बराबर वाला कमरा चिराग का ही था। सुनील जी भी अपनी सोच में खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई लय के साथ मंत्रों का जाप कर रहा है। उन्हें यह थोड़ा अजीब लगा। वह उठकर बैठक से बाहर गए तो उन्हें पता चला कि यह आवाज चिराग के कमरे से आ रही है।
सुनील जी चिराग के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं तो सच में वो आवाज चिराग के कमरे से ही आ रही थी और वो आवाज खुद चिराग की ही थी। कुछ देर बाद उन्हें चिराग के कमरे से दो लोगों की आवाज आने लगती है। एक तो चिराग की थी और एक पता नहीं किसी अन्य व्यक्ति की थी, लेकिन जिसकी भी थी बहुत ही भारी भरकम आवाज थी। वह भारी भरकम आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी चांडाल की थी जिसे चिराग ने अपना मित्र बना लिया था। चिराग उस चांडाल से कहता है, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हाल में चंचल चाहिए। उसी की वजह से मैंने अपनी सौतेले भाई रक्षित को मार दिया। चांडाल कहता है, तुम बेफिक्र रहो, जल्दी चंचल तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन तुम नहीं जानते कि चंचल को तुम्हारा होने में तुम्हारे माँ बाप ही आड़े आ सकते हैं। चिराग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस चंचल चाहिए। मैं उसके शरीर को पाना चाहता हूं, मुझे उसकी खूबसूरती पागल कर देती है। तुम्हारे हिसाब से अगर मेरे माँ बाप आड़े आते हैं तो तुम उन्हें भी खत्म कर दो। वैसे भी मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो मेरा कुछ नहीं है और माँ तो खुद मेरे बाप के कहे पर चलती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार चंचल का शरीर चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चांडाल कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हारी कामना भी मैं ही पूरी करूंगा। चिराग कहता है, ठीक है, जो भी करो जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, वरना तुम्हारा खाना पीना सब बंद। चांडाल कहता है, ठीक है, लेकिन आज की खुराक तो दो। चिराग कहता है, अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में रखा है, खा लो और याद रहे जल्दी खाना। मांस की बू घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। चांडाल खुश होकर मांस खाने लगता है, लेकिन चिराग को क्या पता था कि उसके पिताजी उसके कमरे के बाहर से यह सब सुन रहे हैं। जैसे ही चांडाल वह मांस खाता है, तेज गंध चिराग के कमरे में फैल जाती है और थोड़ी बहुत कमरे के बाहर भी आती है, जो कि सुनील जी के नाक में चढ़ गई थी। सुनील जी वहां अब और नहीं रुक पाते और जल्दी से बैठक में आ जाते हैं। चिराग की बातें सुनकर सुनील जी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चिराग ने यह सब क्या कर दिया। ना उन्हें यह समझ आ रहा था कि आखिर चिराग ने रक्षित को कैसे मारा। और चिराग इस समय इतनी रात को कमरे में किससे बातें कर रहा है? आखिर उसके कमरे में कौन है? क्या उसने किसी को छुपा के रखा है? इन्हीं सब सोच के बीच पूरी रात गुजर जाती है और सुबह 6 बजे सुनील जी की आंख लगती है। लेकिन कुछ ही देर में सोनम उन्हें उठा देती है। सुनील जी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उधर सोनम को एक एक मिनट काटने भारी थे। वह जैसे तैसे करके 2 दिन और काटना चाहती थी, फिर गुरुजी आने ही वाले थे। अगले दिन सुनील जी फैक्ट्री नहीं जाते, बल्कि वह चिराग के घर से बाहर जाने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही चिराग घर के बाहर जाता है, वैसे ही सुनील जी उसके कमरे में जाते हैं तो कमरे का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। कमरे में जगह जगह शराब की बोतलें, सिगरेट पड़ी हुई थी और कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी। सुनील जी गुस्से में सोनम को आवाज लगाते हैं। सोनम भी भागी भागी चिराग के कमरे में आती है तो चिराग के कमरे का हाल देखकर उसे भी शर्म आती है। सुनील जी गुस्से में कहते हैं, यह सब क्या है? क्या तुमसे चिराग के कमरे की सफाई नहीं होती? यह घर इतना बड़ा तो नहीं है कि मुझे यहां नौकर चाकर लगाने पड़े। सोनम कहती है, माफ करना, मुझे नहीं पता था चिराग ने अपना कमरा इतना गंदा कर रखा है। शायद इसीलिए वह मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता। सुनील जी गुस्से में कहते हैं, कमरे में आने नहीं देता? क्या मतलब? तुम उसकी मां हो, तुम उसके बिना पूछे भी कमरे में आ सकती हो। सोनम चुप खड़ी रहती है। सुनील जी फिर गुस्से में कहते हैं, अरे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। अगर कोई अचानक चिराग के कमरे में आ जाए और यह हाल देखें तो क्या कहेगा? अब सोनम रोने लगती है। सुनील जी कहते हैं, अरे अब इसमें रोने वाली क्या बात है? सोनम रोते रोते बताती है, मैं आपको क्या कहूं कि मैं यहां क्यों नहीं आती। मैं एक बार सफाई करने के लिए चिराग की कमरे में आई थी। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैं फिर दोबारा आई। जब चिराग ने अपने कमरे में सफाई देखी तो मुझ पर हावी हो गया।
उसने मुझे मारने की कोशिश की और सख्त हिदायत दी कि मैं इस कमरे में ना आऊं। जब वह मुझ पर गुस्सा कर रहा था तो उसकी आंखों में खून सवार था। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चिराग नहीं, कोई शैतान है। मुझे उससे बहुत डर लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे मार ही देगा। यह सुनते ही सुनील जी और भी ज्यादा अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रात ही चिराग को किसी से बात करते हुए सुना था। फिर वह अपने दिल की बात अपनी पत्नी से बताते हैं, जिसे सुनकर सोनम भी हैरान रह जाती है कि आखिर रक्षित की मौत के पीछे चिराग का हाथ कैसे है। सोनम सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं चिराग ने ही कोई जादू टोना कराया हो। अब बस उसे गुरुजी के आने का इंतजार था। जैसे तैसे करके 2 दिन भी गुजर जाते हैं और गुरुजी सोनम के घर आते हैं। घर में घुसते ही गुरुजी को तेज दुर्गंध आती है। वह अपनी नाक पर अपना अंगोछा रख लेते हैं और कहते हैं, यह तो पापियों का घर है। यह सुनते ही सोनम अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और सुनील जी कहते हैं, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में पापी नहीं रहते हैं, बस एक ही पापी है और वो है मेरा बेटा। मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूं। सोनम गुरुजी को घर में लेकर जाती है और अब तक की सारी घटनाएं बताती हैं। सोनम रक्षित और चंचल के साथ हुए हादसे के बारे में भी गुरुजी को बताती है, तो गुरुजी चंचल के कमरे में जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वह भी घबरा जाते हैं। जैसे ही गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं, वह कहते हैं, इस बेड को यहां से हटाओ। गुरुजी के कहने पर जब बेड को हटाया जाता है तो बेड के नीचे एक गड्ढा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, इस घर में चांडाल का वास है। चंडाल का नाम सुनकर सोनम, चंचल और सुनील तीनों ही घबरा जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर के सभी कमरे देखने हैं। सोनम एक एक करके सभी कमरे दिखाती है, लेकिन जैसे चिराग के कमरे की बारी आती है, वह कहती है, गुरुजी, यह मेरे छोटे बेटे का कमरा है। वह इस कमरे में जाने के लिए मना करता है। वह अपने कमरे को साफ भी नहीं करवाता। यह सुनते ही गुरुजी कहते हैं, इसका मतलब पक्का इसी कमरे में चांडाल का वास है। चंडाल ऐसी जगह को पसंद करते हैं जहां गंदगी हो। चलो इसी कमरे में चलो। जैसे ही चिराग का कमरा खुलता है, चिराग हैरानी से सभी को देखता है। उस समय चिराग कच्चा मांस खा रहा था। उसका पूरा मुंह से खून सना हुआ था। चिराग को इस हाल में देखकर उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं, लेकिन चिराग गुरुजी को देखकर घबरा जाता है। वह अपने खून से सने हुए हाथों से अपने मुंह को साफ करने लगता है। चिराग की आंखों में एक तेज चमक थी, लेकिन गुरुजी को देखकर वह अपनी नजरें चुराने लगता है। गुरुजी जैसे ही चिराग के करीब जाते हैं, चिराग गुरुजी को धक्का देकर कमरे से बाहर भागता है, लेकिन तभी गुरुजी कहते हैं, पकड़ो इसे, ये घर से बाहर ना जा पाए। इतना कहकर गुरुजी खुद भी चिराग के पीछे भागते हैं। चिराग घर का मेन दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी सुनील जी चिराग को पकड़ लेते हैं, लेकिन चिराग सुनील जी के हाथों से अपने आप को छुड़ाने लगता है और सच में चिराग के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। गुरुजी ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि चांडाल चिराग के अंदर ही है और चिराग को बाहर लेकर जा रहा है। गुरुजी यह भी अच्छी तरह जानते थे कि इस समय चिराग के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई होगी, इसलिए वह बिना देरी किए खुद भी चिराग को पकड़ते हैं। वह अपने थैले से भस्म निकालते हैं और चिराग के सिर पर फेंकते हैं, जिससे चिराग एकदम शांत हो जाता है। गुरुजी यह प्रक्रिया 2-3 बार करते हैं और चिराग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। गुरुजी सुनील जी कहते हैं, इसके हाथ पैर बांध दो। अगर वह चांडाल फिर से जागृत हो गया तो इसे काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सोनम अपने बेटे का ये हाल देखकर रोने लगती है। चंचल उसे जैसे तैसे करके संभालती है। गुरुजी सोनम से कहते हैं, सोनम अपने आप को संभालो, हमें अभी पूजा करनी होगी, नहीं तो यह चांडाल तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर देगा। तुम नहीं जानती इसने तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या किया है। सोनम अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, जी गुरुजी जी, चिराग ने कोई जादू टोना किया है। गुरुजी कहते हैं, जादू टोना नहीं किया, बल्कि उसने खुद एक चांडाल सिद्ध किया है।
उसके साथ चांडाल है जो यह सब कर रहा है। हमें चांडाल को इस घर से निकालना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद पूरे घर वालों की मृत्यु हो जाए, क्योंकि यह चांडाल अपने मालिक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोनम कहती है, जी गुरुजी, आप अभी पूजा कीजिए। गुरुजी पूजा घर से माता की चौकी और हवन कुंड मंगाते हैं। हवन कुंड के सामने माता की चौकी रख दी जाती है और उसके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखकर पहले उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गुरुजी उन दोनों मूर्तियों को वापस अपने थैले में रख लेते हैं। फिर वह हवन कुंड जलाते हैं। हवन कुंड के जलते ही चिराग भी एकदम सक्रिय हो जाता है। वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। उसे देखकर सोनम और सुनील भी घबरा जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, घबराओ मत, मैं इसे कंट्रोल करता हूं। गुरुजी मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, लेकिन मंत्रों को सुनकर चिराग पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। गुरुजी थैले से शुद्ध गंगा जल निकालते हैं और उसे चिराग पर छिड़कते हैं। वह पूछते हैं, बता, तुझे किसने सिद्ध किया? क्या तुझे चिराग ने सिद्ध किया? काफी देर तक चिराग अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी गंगा जल चिराग के शरीर पर छिड़क रहे थे, चिराग के शरीर पर दाने बनते जा रहे थे, जिससे चांडाल को तकलीफ हो रही थी। इसलिए अंत में चिराग अपना मुंह खोलता है। असल में वह चंडाल था। वह कहता है, हाँ, मुझे इसी लड़के ने सिद्ध किया था, मैं इसका मित्र हूं, हमें छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इस घर में आने की वजह बता, क्यों आया इस घर में? चांडाल कहता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यह लड़का लेकर आया। गुरुजी पूछते हैं, यह लड़का क्यों लेकर आया? इसने तुझसे क्या क्या काम करवाए? सभी काम बता। अगर चाहता है कि मैं तुझे यहां से आजाद कर दूं, तो तुझे सभी काम बताने होंगे जो तूने इस लड़के के लिए किए हैं। चांडाल कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनते ही गुरुजी अपने थैले से अभिमंत्रित हल्दी निकालते हैं और चिराग के ऊपर फेंकते हैं, जिससे चिराग बुरी तरह तड़पने लगता है। गुरुजी कहते हैं, बता जल्दी, तूने क्या क्या काम किए हैं? चांडाल कहता है, मैंने इसके भाई को मार दिया क्योंकि इसका दिल इसकी भाभी पर था। इसकी सोच थी कि जब इसका भाई मर जाएगा तो यह अपनी भाभी से शादी कर लेगा। यह उसके शरीर को पाना चाहता था। इसने मुझसे हर रोज पैसे मांगे, इसलिए मैंने इसे सोने के टुकड़े दिए, जिसे बेचकर यह जुए खेलता था। इसके हाथों मैंने एक इंसान का कत्ल भी करवाया। यह सुनकर सुनील और सोनम जी तो हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उनका बेटा किसी की हत्या भी कर सकता है। गुरुजी चांडाल से पूछते हैं, चिराग अभी क्या कह रहा था? यह तुझसे क्या करवाना चाह रहा था? चांडाल कहता है, यह अपनी भाभी को अपनाना चाह रहा था, इसके लिए उसने मुझसे कहा कि मैं इसके माँ बाप को मार दूं। यह सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी दूसरी पूजा शुरू करते हैं, जो कम से कम 1 घंटे तक चलती है। इसमें उनके हाथ में 2 पान के पत्ते थे। गुरुजी उन पत्तों को बार बार हवन कुंड के चारों तरफ घुमा रहे थे। 1 घंटे बाद जब पूजा समाप्त होती है, तब वह उन दोनों पान के पत्तों को चिराग के कानों पर लगा देते हैं। चिराग के कान पर लगते ही वे पान के पत्ते तेजी के साथ गर्म होने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें छेद होने लगता है। कानों के जरिए धुआं बाहर निकलने लगता है। चिराग दर्द से तड़पने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल रही है। वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है और वह अपने आसपास देखता है, तो समझ जाता है कि उसके साथ क्या किया गया है। चिराग जोर जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? वह अपने चांडाल को आवाज लगता है, लेकिन गुरुजी ने चांडाल को आजाद कर दिया था। चिराग पागलों की तरह चांडाल को आवाज लगाता रह जाता है, लेकिन अब वो चांडाल चिराग की बिल्कुल भी नहीं सुनता, क्योंकि वह चिराग से बहुत दूर जा चुका था। चिराग अपने हाथ पैर मारते रह जाता है। वह अपने मम्मी पापा पर भी हावी होता है और गुरुजी पर भी गुस्सा करता है, लेकिन उसके पिताजी उसी समय पुलिस को बुलाकर चिराग को पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि अब वह नहीं चाहते थे कि घर में एक और मौत हो। ये सब चलते चलते सुबह भी हो जाती है।
गुरुजी कहते हैं, मैंने उस चांडाल को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब जब तक उसे कोई दोबारा सिद्ध नहीं कर लेता, वो किसी का मित्र नहीं बनेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, चिराग इस घर में वापस नहीं आना चाहिए। अगर वह दोबारा आया तो अपना प्रतिशोध जरूर लेगा, क्योंकि चांडाल को सिद्ध करना जितना आसान है, उतना ही उससे पीछा छुड़ाना। अगर एक बार किसी ने चांडाल सिद्ध कर दिया तो वो चांडाल के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हो सके तो चिराग को खुद से दूर ही रखना। गुरुजी के चले जाने के बाद सोनम चंचल से अपनी बेटे की माफी मांगती है। उस पर चंचल भी अपनी मां को यह समझाती है कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। यह सब चिराग का नसीब था। उसे इतने अच्छे मां बाप मिले, इतना अच्छा भाई मिला, लेकिन उसने किसी को नहीं समझा, इसीलिए उसकी गलती है। इधर सोनम ने चिराग के कमरे में अब ताला लगा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनम को ऐसा लगता है कि आज भी कुछ नकारात्मक चीजें चिराग के कमरे में है। कभी कभी चंचल को भी यह एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। सुनील जी अपने बेटे की मौत के बाद बहुत टूट गए थे, और फिर दूसरा बेटा इस तरह निकलेगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब उन्हें चिंता थी कि उनकी फैक्ट्री को आगे कौन संभालेगा। उनकी बहू चंचल पढ़ी लिखी थी, इसलिए सुनील जी ने फैक्ट्री को चंचल के हवाले कर दिया, और तब से चंचल ही फैक्ट्री का काम संभाल रही है, एक बहू या बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर। दोस्तों, यह चांडाल एक बुरे प्रेत होते हैं और बुरे लोगों से बहुत जल्द खुश होकर सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनका आवाहन जितना आसान होता है, उनसे पीछा छुड़ाना उतना ही कठिन होता है। इसलिए मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप चांडाल साधना जैसी कोई भी साधना अपनी जिंदगी में करो। साधना करनी है तो परमपिता परमेश्वर की करो, ताकि भगवान मिले, ना कि चांडाल। उम्मीद करता हूं आपको इस घटना से काफी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, और स्टोरी भी आपको काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। साजिदा रहमान असम, काजल दिल्ली, चंद्र प्रकाश यूपी, रानी असम, हिमांशु पंजाब, नेहा मलिक सोनीपत, फिरोज खान नेपाल, बलदेव कौर मलेशिया, मोहन कुमार विकास बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।